हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी सेकेंड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन या अवलोकन क्या है। अवलोकन मतलब है निरीक्षण, प्रेक्षण। ये निरीक्षण और प्रेक्षण भी जब किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है तो क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। हमने अवलोकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया था, जिसके अंतर्गत मैंने मुख्य रूप से अवलोकन के जो प्रकार बताए थे आपको, वो बताए थे अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, और तीसरा जो प्रकार बताया था वो बताया था सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन की मैंने आपको फिर 3 प्रकार बताए थे: सहभागी, असहभागी और तीसरा जो था वो था अर्धसहभागी। नियंत्रित के भी मैंने आप लोगों को 2 प्रकार बताए थे: घटनाओं पर नियंत्रण और नियंत्रित अवलोकन का जो दूसरा प्रकार बताया था वो बताया था अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण? अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। तो इस रूप में मुख्य रूप से अवलोकन जो है अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक 3 प्रकार का हो गया। लेकिन इसके जो मुख्य भाग हैं वो है सहभागी, असहभागी और तीसरा जो है वो है अर्धसहभागी। एक बार फिर बता देते हैं आपको, अनियंत्रित अवलोकन वह है जिसके अंतर्गत न तो अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण रहता है, न ही घटनाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण रहता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत न तो किसी प्रश्नावली न ही किसी अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यदि प्रश्नावली और अनुसूची का अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत यदि प्रयोग किया जाएगा तो अवलोकनकर्ता जो है उस प्रश्नावली और अनुसूची में लिखे हुए प्रश्नों से बंध जाएगा। इसीलिए इसके अंतर्गत किसी प्रकार की प्रश्नावली और अनुसूची का उपयोग नहीं किया जाता। साथ ही साथ न अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रहता है, इसीलिए इसको मुख्य रूप से अनियंत्रित अवलोकन के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित अवलोकन में मैंने आपको बताया था, इसके अंतर्गत जो है घटनाओं पर नियंत्रण रखा जाता है या फिर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। इसीलिए इसको कौन सा अवलोकन कहा जाता है? नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। अवलोकनकर्ता यदि प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग करता है, साथ ही साथ फोटोग्राफी, टेप रिकॉर्डर या इत्यादि यांत्रिक साधन जो है उनके आधार पर अध्ययन करने के लिए जाता है, उसके आधार पर जो कुछ पूछता है और उनको रिकॉर्ड करता है, तो उस आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। और सामूहिक अवलोकन में एक व्यक्ति यदि अध्ययन नहीं कर पाता है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो अन्य जो प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता होते हैं उनके साथ मिलकर जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है सामूहिक अवलोकन। सहभागी अवलोकन, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैंडमैन ने। कब किया था? 1924 में। कौन सी बुक में किया था? सोशल डिस्कवरी में। किसने किया था? सोशल डिस्कवरी में। लैंडमैन ने सबसे पहले 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी के अंतर्गत सहभागी अवलोकन का उपयोग किया था। सहभागी अवलोकन, साथ रहकर अध्ययन करना बता चुकी हूँ मैं। असहभागी अवलोकन, यदि घटना को दूर से देखकर उसको उल्लेखित किया जाता है, संकलित किया जाता है, तो वो कहलाता है असहभागी। और अर्धसहभागी, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके साथ न तो रहकर
कहा था अर्धसहभागी। अब ये मुख्य रूप से या तो आपके एग्जाम्स में जो आता है अवलोकन का अर्थ, विशेषताएं और नियंत्रित या अनियंत्रित अवलोकन में अंतर, या फिर मुख्य रूप से आईएमपी क्वेश्चन जो आता है वो आता है सहभागी और असहभागी अवलोकन जो है इसके अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नाम से ही पता चल रहा है, पहला तो यह है कि सहभागी अवलोकन का है जिसमें अवलोकन करता अपनी पूर्णतया सहभागिता निभाता है और साथ रहकर अध्ययन करता है, तो कहलाता है सहभागी अवलोकन। यानी पहला अंतर कौन सा हो गया? सहभागिता के आधार पर कि यदि अवलोकन करता जिस घटना का अध्ययन कर रहा है उसके साथ रहकर उसकी सहभागिता निभाकर उसके साथ फिर अध्ययन करता है तो वह कहलाता है सहभागी अवलोकन। और यदि वह सहभागिता निभाकर नहीं बल्कि दूर बैठकर अध्ययन करता है तो वो कहलाता है असहभागी अवलोकन। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती जैसे मैंने आपको बताया था वैश्यवृत्ति है, अपराध है या अपराधी का अध्ययन करना है तो अपराधी के साथ जाकर नहीं रहा जा सकता, तो दूर बैठकर या उससे बातचीत करके ही उसका अध्ययन करना होता है। तो पहला अंतर सहभागिता के आधार, गहनता के आधार पर गहन और सूक्ष्म अध्ययन करना है तो हमें किसके साथ करना होगा? सहभागी अवलोकन के साथ करना होगा, क्योंकि साथ रहकर ही जिस घटना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसको सही तरीके से जानना है तो हमें साथ रहकर ही उसको अध्ययन करना होगा। तो सहभागी अवलोकन जो है उसके द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वह गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। यानी अवलोकन करता उनके साथ रहकर तो छोटी से छोटी चीज जो है उनकी जानने की कोशिश करता है, यानी जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? सहभागी अवलोकन के द्वारा, किंतु असहभागी अवलोकन में भागीदारी नहीं निभा रहे, इसीलिए इसके द्वारा जो अध्ययन किया जाता है सहभागी अवलोकन की तरह इतना सूक्ष्म और गहन नहीं हो पाता है। सहभागी अवलोकन जो है उसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो अवलोकन करता कहाँ है? उनके साथ है। जिस घटना का अध्ययन कर रहा है या जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिनका भी अध्ययन करना है उनके साथ रहकर अध्ययन करता है तो उनका जो वास्तविक व्यवहार जो होता है वो प्रकट नहीं हो पाता है। इसका जिस समूह का अध्ययन कर रहा है उनका वास्तविक व्यवहार, क्योंकि अवलोकनकर्ता जो है उस समूह के साथ रहते रहते उसको जानना शुरू कर देता है, अच्छे से जान लेता है और समूह के लोग भी क्या करते हैं उसको अच्छे से जान लेते हैं और इसीलिए वो अपना व्यवहार जो है उस अवलोकनकर्ता के सामने कृत्रिम रूप से प्रकट करते हैं। किसमें? सहभागी अवलोकन के अंतर्गत उनका व्यवहार जो है कैसा हो जाता है? कृत्रिम हो जाता है। नेचुरल रूप में उनका व्यवहार जिस रूप में रहना चाहिए वैसा नहीं रहता, क्यों? क्योंकि वो अवलोकनकर्ता को जान लेते हैं, क्योंकि वो काफी समय से क्या कर रहा है उनके साथ रह रहा है। लेकिन असहभागी अवलोकन जो है स्टूडेंट्स उसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता कहाँ बैठा है? दूर बैठा है, दूर बैठकर अध्ययन, उनका कोई त्योहार है, कोई घटना है घटित हो रही है, दूर बैठकर उसका अध्ययन कर रहा है तो वो दूर बैठकर उनकी जो वास्तविक व्यवहार, वास्तविक सामूहिक व्यवहार है उनका अध्ययन कर सकता है। तो सहभागी अवलोकन में क्या है? कृत्रिमता जो है वो आ जाती है व्यवहार में, समूह के व्यवहार में, लेकिन असहभागी अवलोकन के अंतर्गत उनका जो वास्तविक व्यवहार है वास्तविक रूप में प्रकट होता है। सत्यापन, हम जैसे जैसे यानी अवलोकन करता जैसे जैसे किसी घटना का अध्ययन करता है उसके वास्तविक रूप को जानता है, तो सहभागी अवलोकन में जब वो देख रहा है उस घटना को अध्ययन कर रहा है तो उसका सत्यापन भी जो है उसी समय हो जाता है, क्योंकि उसने वास्तविक रूप में अपने नेत्रों से उस घटना को देखकर उसका अध्ययन किया है। तो सहभागी अवलोकन में घटना का जो सत्यापन है वो उसी समय हो जाता है, लेकिन असहभागी अवलोकन के अंतर्गत उस घटना का जो सत्यापन है वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो घटना वैसी ही घटना दोबारा उस समाज में, उस क्षेत्र में या जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं दोबारा उस रूप में घटित नहीं होती है, जब तक असहभागी अवलोकन के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। समय और धन जो है इसमें ज़्यादा लगेगा,
सहभागी अवलोकन में क्यों? क्योंकि जो अध्ययन करता है, जो अवलोकन करता है, उसे काफी समय तक जिस भी जाति, जनजाति या किसी भी घटना का जो अध्ययन करना है उस समूह के साथ जाकर रहना पड़ेगा, तो उसे समय की भी अधिक आवश्यकता होगी और साथ ही साथ उसे रहने के लिए जितने दिनों तक उनके साथ रहता है उसके खाने, खर्चे, रहने इत्यादि चीज़ों के लिए भी उसे धन की आवश्यकता होगी। तो सहभागी अवलोकन जो है उसके अंतर्गत समय और धन दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। इसकी बजाय जो असहभागी अवलोकन है उनमें इन दोनों चीज़ों की काफ़ी बचत हो जाती है। अध्ययन यंत्रों का जो प्रयोग है वो सहभागी अवलोकन के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। इसकी बजाय असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अध्ययन यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। कुशल जो प्रशिक्षणकर्ता या अवलोकनकर्ता जो है वो सहभागी अवलोकन के अंतर्गत जो है कुशल एवं प्रशिक्षित चाहिए, क्योंकि साथ रहकर अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कुशलता के आधार पर भी जो अंतर होता है कि सहभागी अवलोकन में प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता की आवश्यकता होती है, इसकी बजाय असहभागी अवलोकन में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस रूप में नियंत्रित, अनियंत्रित और सहभागी और असहभागी अवलोकन जो है वो सामाजिक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये अवलोकन जो है वो सामाजिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उपयोगिता है या गुण है इसमें। इसकी वजह से इसको सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये पद्धति पहले तो ये प्राथमिक पद्धति है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब अवलोकन स्टार्ट किया था उस समय भी बताया था कि ये प्राथमिक पद्धति है, यानी इसमें प्राथमिक तथ्यों का संकलन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जाकर अवलोकनकर्ता जो है जाकर स्वयं तथ्यों का संकलन करता है। तो वो कौन से तथ्य होते हैं? प्राथमिक तथ्य होते हैं। यदि किसी पुस्तक, पत्र, पत्रिकाओं इत्यादि से यदि अवलोकनकर्ता तथ्यों का संकलन करता है तो वो द्वितीय तथ्य होते हैं। तो अवलोकन के अंतर्गत कौन से तथ्य संकलित किए जाते हैं? ये कौन सी पद्धति है? ये प्राथमिक तथ्यों के संकलन की पद्धति मानी जाती है। साथ ही साथ प्राथमिक होने के साथ सरल भी है, क्योंकि अवलोकनकर्ता खुद उस घटना को देख रहा है और अध्ययन कर रहा है। इसमें विश्वसनीयता भी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अन्य व्यक्ति से अध्ययन करवाएगा तो वह जो घटना होगी या अध्ययन इतना विश्वसनीय नहीं होगा। किंतु यदि वह स्वयं उसको अवलोकित करके अध्ययन करता है तो वह क्या होती है? विश्वसनीय मानी जाती है। तो अवलोकन एक ऐसी पद्धति है जिसका निरंतर उपयोग होने के साथ साथ सत्यापन भी संभव है। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अवलोकन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। किंतु इसके अंतर्गत उपयोगी अगुण होने के साथ साथ कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इस पद्धति का जो प्रयोग है वो कभी कम भी होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय मुंह, कान और आंखें। मुख्य रूप से जिस ज्ञानेंद्रिय का उपयोग किया जाता है वो है नेत्र। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था, नेत्रों द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। क्या बताया था? नेत्रों द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन क्या है? अवलोकन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेत्रों के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वो भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो
आंखें जिस चीज को देखती है वो चीज कभी कभी सही नहीं होती है, और सही नहीं होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो अध्ययन किया जाएगा अवलोकन पद्धति के द्वारा उसमें पक्षपात आने की संभावना रहेगी। यानी वो अध्ययन वस्तुनिष्ठ की बजाय कैसा हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। तो कभी कभी इस प्रकार से हमारी ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं भी तोड़ी जाती है। एक मैंने आपको बताया था, जब अवलोकनकर्ता घटना का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र में जाता है तो उसका जो व्यवहार है, जो वहाँ के लोग हैं, मुख्य रूप से जब सहभागी अवलोकन के द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो मैंने जब अंतर बताया था तो उसमें आपको बताया था कि जो समूह होता है वो अपने व्यवहार से किस रूप में प्रकट करता है, कृत्रिम रूप में। क्यों प्रकट करता है, क्योंकि जो अवलोकन करता है काफी समय से उनके साथ रह रहा है, तो धीरे धीरे उसके सामने वो दिखावा प्रारंभ कर देते हैं, तो उस रूप में उसकी कृत्रिमता झलकती है। तो वास्तव में अवलोकन करता जिस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जाता है उसमें क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। लेकिन जब जिस घटना का अध्ययन कर रहा है वो लोग ही अपना कृत्रिम व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, तो वो अध्ययन पक्षपात रहित या वस्तुनिष्ठ कैसे हो सकता है। कुछ ऐसी विधियां जो होती है या कुछ ऐसे अध्ययन जो होते हैं या फिर कुछ ऐसी घटनाएं कह लीजिए स्टूडेंट्स, जिनमें अवलोकन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैंने कहा अभी जब अंतर बताया था उस समय बताया था, यदि अपराधियों का अध्ययन करना है या फिर वैश्यावृत्ति का अध्ययन करना है तो एक अवलोकनकर्ता कभी भी वैश्याओं के साथ जाके नहीं रह सकता या फिर अपराधियों के साथ जेल में जाकर उनके साथ रहकर अध्ययन कर सकता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कि अवलोकन के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। हालांकि अवलोकन पद्धति में अनेक गुण होते हुए अनेक दोष भी पाए जाते हैं, फिर भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अवलोकन पद्धति का जो प्रयोग है वर्तमान में काफी किया जा रहा है।